फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए, यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा। किसान भाई बहनों जोहार। गांव गिराओं कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। किसान भाई बहनों, जाड़ा, गर्मी, बरसात, इन तीनों मौसम के परिवर्तन के साथ पशु पक्षी, इंसान सभी बीमार पड़ने लगते हैं। और ख़ासकर जैसे जैसे फिर समय आगे बढ़ता है, चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो, धीरे धीरे उस वातावरण में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तब जाकर कहीं उन जानवरों को थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि ये जो मौसम परिवर्तन होता है इसका सीधा असर उनके शरीर पर पड़ता है और उसको वो सहने लायक नहीं रहते हैं, जिसके कारण वो बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं की देख रेख करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको दूध का उत्पादन मिलता है। यदि हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे और वो स्वस्थ रहेंगे तो वो हमारे परेशानी के कारण नहीं बन सकते हैं। इसलिए हमें बरसात के मौसम में अपने दुधारू पशुओं की उचित तरीके से देखभाल करना ज़रूरी है। तो आइए आज हम आपको इसी विषय पर जानकारी करवाने जा रहे हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर विशाखा सिंह, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के अंतर्गत पशु चिकित्सा महाविद्यालय कांके रांची में पशु औषध एवं विश्व विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं। डॉक्टर विशाखा सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर मैडम, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाई बहनों को अपने जो विभाग है पशु औषध एवं विश्व विज्ञान विभाग, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, पशु औषध और विश्व विज्ञान विभाग जो है, जैसा कि इसका नाम ही है, पशु औषध मतलब पशुओं से संबंधित जो भी दवाइयाँ हैं, और विश्व विज्ञान मतलब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो विषाक्त होती हैं। पशु उनका सेवन कर लें तो उनमें कई तरह के गलत प्रभाव दिखते हैं, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इन सभी तरह की चीज़ों का हमारे विभाग में अध्ययन किया जाता है। बच्चों को हम ये पढ़ाते हैं और साथ में कई चीज़ों पर हम अनुसंधान भी करते हैं। कई तरह के पेड़ पौधों में जो अच्छी दवा के रूप में प्रयुक्त होने वाली या औषधि के गुणों वाली जो चीज़ें होती हैं कई तरह के पेड़ पौधों में, उस पे भी हम अनुसंधान करते हैं। और कई तरह के जो ऐसे केमिकल्स हैं, रसायन हैं, जैसे कि जो पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाएं, ये बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो इससे भी हम छात्रों को अवगत कराते हैं, उनके नकारात्मक प्रभावों के बारे में पढ़ाते हैं। इसीलिए हमारे विभाग का नाम पशु औषध और विश्व विज्ञान विभाग है। बहुत बढ़िया जानकारी आपने दिया, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु को जानने के पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जी। यदि आप अपने छात्रों को इस तरह से विस्तार से अपने विभाग के बारे में बताएंगी, पढ़ाएंगी, तो निश्चित रूप से उनको भी अच्छी जानकारी मिलेगी। जी बिल्कुल। मैडम, आप देखती होंगी, आपने जैसा कि बताया, जब गाय या कोई भी पशु जब खेत में या मैदान में घास चरता है तो आप देखिएगा कि उसमें सूंघने की शक्ति इतना ज़्यादा होती है कि वो जो जहरीला घास होता है उसको वो नहीं खाती है। और यदि गलती से उसके मुंह में चला भी गया तो तुरंत उसको मुंह से वो निकाल देती है। ये बिल्कुल आंखों देखी बात आपको बता रहे हैं। तो सभी में, चाहे इंसान है चाहे पशु हो, यदि जहरीला कुछ भी खाने को ऐसा मिल जाए या मुंह में चला जाए तो उसको नहीं खा सकता है। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कम से कम महसूस कर सकते हैं कि जहरीला पदार्थ नहीं खाना चाहिए। और ये हमने देखा है कि जहरीला घास जो होता है उसको
गाय नहीं खाती है। और यहाँ तक कि और एक बात आपको बता दें, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं जिनको उल्टी करने की इच्छा होती है तब वो जहरीला घास खाते हैं, और ये देखा गया है कि वो उसके बाद उस घास को खाने के बाद उल्टी करते हैं। ये बिल्कुल आंखों देखिए आपको बात बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ जानना देखना जरूरी है क्योंकि किसी भी बात को बताने के लिए। मैडम, अब आप हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को ये बताएं कि बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं का हमारे किसान भाइयों को, पशुपालकों को किस तरह से देख रेख करना चाहिए, किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए? जी देखिए, बरसात के मौसम में दो चीज़ें होती हैं। पहला तो है कि इसमें बारिश होती है, तापमान कभी घटता है कभी बढ़ता है, कभी गर्मी अनुभव होता है, कभी ठंड लगती है, और साथ ही साथ बरसात के कारण काफ़ी आर्द्रता, नमी रहती है वातावरण में। तो जब ये दो चीज़ें होती हैं, तापमान में उतार चढ़ाव और आर्द्रता, तो ये सभी तरह के प्राणियों, जिसमें जानवर भी हैं और हम इंसान भी हैं, सभी एक तनाव की स्थिति में होते हैं। और जब भी जानवर तनाव में होते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जो पहले छिपी हुई अवस्था में रहती हैं या उभर कर नहीं आ पाती, वो उभर जाती हैं। इसीलिए बरसात के मौसम में आमतौर पर आप देखेंगे कि बहुत सारे जीवाणु जनित रोग, विषाणुओं से होने वाले बहुत से रोग, और अभी इधर 2-3 वर्षों में तो एक बीमारी है जो काफ़ी प्रचुर मात्रा में जानवरों को प्रभावित करती है, वो है लंपी स्किन बीमारी। इसके अलावे और भी परजीवी, अंतः परजीवी हों शरीर के अंदर रहने वाले, या फिर बाह्य परजीवी जो पशुओं के चमड़े में रहते हैं, इन सभी से होने वाली बीमारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं बरसात के मौसम में। तो मुख्य रूप से हमें पशुओं के खान पान, उनके रख रखाव और उनकी जो सामान्य देख रेख का जो तरीका है, उस पर हमें काफ़ी ध्यान देना चाहिए। मैडम, ये आपने बहुत बढ़िया जानकारी दिया कि खासकर बरसात के मौसम में सारा जितना भी बीमारी देखा जाता है, अभी आप देखिए, आप किसी दवा दुकान में चले जाइए या डॉक्टर के क्लिनिक में चले जाइए या किसी पशु चिकित्सक के यहाँ चले जाइए या पशु का जो दवा खाना है वहाँ चले जाइए, सब जगह आपको भीड़ मिलेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल जो अचानक गर्मी से जो बरसात आता है उसका बहुत ही दुष्प्रभाव मनुष्य के शरीर पर, जानवर के शरीर पर पड़ता है, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और वो बीमार पड़ जाते हैं। तो अब जैसा कि आपने बताया, खान पान, देख रेख, रख रखाव, ये बरसात के मौसम में बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में जब देखा जाता है गाय बीमार, दुधारू गाय बीमार पड़ गई हैं, तो उनका खान पान किस प्रकार का होना चाहिए? देखिए, आपने अभी एक बात कही कि पशु विषैले पौधों को नहीं खाते हैं, उनमें ये आंतरिक क्षमता होती है पहचानने की। लेकिन गर्मी के दिनों में जब चारे का अभाव होता है, जब उन्हें हरी घास नहीं मिलती है, तो वैसी स्थिति में वो खा लेते हैं। अच्छा। दूसरी चीज़ है कि गर्मी में पशुओं को ज़्यादातर सूखा चारा मिलता है, लेकिन बरसात आते ही हरी हरी घास फैल जाती है और पशुओं को बहुत ज़्यादा मात्रा में हरी घास खाने को मिलती है। तो हरी घास बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने पर पशुओं को पाचन संबंधी परेशानियां होती हैं। उनका जो पाचन तंत्र है वो गड़बड़ा जाता है और उनमें दस्त लग जाता है। तो खान पान में ये ध्यान देने की बात है कि उनके खान पान में हरे चारे को धीरे धीरे करके बढ़ाएं और सूखे चारे को धीरे धीरे करके कम करें। और अधिकतम जो हरा चारा है वो उनके खाने का 60% होना चाहिए और सूखा चारा 40%। इसके साथ ही उनको खनिज लवण और नमक करीब 30 से 40 ग्राम देना चाहिए। और प्रति 10 लीटर दूध उत्पादन में गाय को 3 किलो तक दाना मिश्रण जरूर देना चाहिए। साथ में जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये कि जो खाना है पशु का दाना या चारा, उसका भंडारण बिल्कुल नमी वाली जगह पे ना करें, सूखी जगह पे करें, क्योंकि नमी वाली जगह पे करने पे उसमें फफूंदी विकसित हो जाते हैं। और जब ऐसा चारा आप पशुओं को देते हैं तो उनमें बहुत स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ें होती हैं, कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान दें। तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो बछड़े इस समय में जन्म लेते हैं उनको गाय का, उनकी माँ का दूध तो ज़रूर दें, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ना हो। उनका जो शरीर का भार है
उसके 2.5% मात्रा तक ही दें। ज़्यादा होने पे फिर उनमें भी दस्त की शिकायत होती है। और 10 दिनों के बाद, करीब 1 महीने के बाद पशुओं को धीरे धीरे हरा चारा देना शुरू करें ताकि उनका पाचन तंत्र विकसित हो। तो ये हुई खाने संबंधी जानकारी। मैडम, आपने एक बात बहुत बढ़िया बताया कि अचानक हरे चारा की मात्रा ना बढ़ाएं, जी, धीरे धीरे जो एक अनुपात होता है वो अनुपात में देना चाहिए। क्योंकि देखिए, इंसान हो चाहे जानवर हो, अचानक कुछ ऐसा खाने को मिल जाता है तो निश्चित रूप से अत्यधिक खा लेने से पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है और फिर जिसको आपने कहा कि दस्त लगने लगता है, तो वो सारे लोगों के साथ ऐसा चलता है। इसलिए किसी भी तरह का कोई भी आहार एक संतुलित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अचानक पूरा सूखा चारा की जगह पूरा हरा चारा भर दिए, पता चला कि उसको खाने से दस्त लगने लगा और गाय बीमार पड़ गई, लेने के देने पड़ गए। अभी खाने पीने की बात हुई, खान पान कैसा हो बरसात के मौसम में। अब रख रखाव जो सबसे महत्वपूर्ण है बरसात के मौसम में, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में गाय भीग जाती हैं, चाहे वो दुधारू गाय हो चाहे ऐसी भी गाय हो, और उनका जो फर्श होता है बैठने उठने वाला वो भी हमेशा गीला रहता है गोमूत्र से, गोबर से। तो ये रख रखाव, जैसे उनका फर्श कैसा होना चाहिए, उनका शेड कैसा होना चाहिए, जिससे कि पशु और खासकर दुधारू पशु आराम से रह सके। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि पशुओं पे हम लोग अगर उचित तरीके से ध्यान दे दें तो करीब 70 से 80% बीमारियों को होने से पहले ही रोका जा सकता है। जी। अगर पशु आवास की बात की जाए तो पशुओं का आवास बिल्कुल खुला हवादार होना चाहिए। ऐसा हो कि जिसमें बहुत गर्मी भी ना लगे, गर्मी हो तो पंखे की व्यवस्था करें, अगर बहुत ठंडा है तो उसको थोड़ा सा ढक दें बोरे वगैरह से। कभी भी गीला ना रहे पशु आवास, क्योंकि फर्श है बैठने वाला। जी, फर्श बिल्कुल भी गीला ना रहे, क्योंकि गीले फर्श में जब पशु फिसल जाते हैं तो कई बार उनको गंभीर चोटें लगती हैं। और ख़ास करके जो दुधारू पशु हैं, अगर वो गिर गए तो ज़्यादातर संभावना होती है कि उनके थन में चोट लगती है, और जिसके कारण एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थनैला से वे ग्रस्त हो जाते हैं। मैडम, आपने एक जो बात कही ना अभी कि जो फर्श बैठने उठने वाला होता है वो गीला रहने से चारों पैर स्लिप कर सकता है। हाँ। और इसमें ज़्यादातर उसका जो कुल्ला होता है वो उखड़ जाता है। हाँ, और फिर उसको उठने बैठने के लिए तो फिर बहुत तकलीफ हो जाती है। तो ये तो ध्यान बिल्कुल रखना पड़ेगा कि फर्श बिल्कुल सूखा होना चाहिए, उस पर आप कुट्टी डाल सकते हैं, बिचाली डाल सकते हैं, क्योंकि दुधारू पशु है। यदि एक बार किसी तरह का उसको शारीरिक नुकसान हो गया तो आपको आर्थिक नुकसान होगा। बिल्कुल। हाँ। और ये हमेशा के लिए रह जाता है। हाँ। गाय भैंस जो है वो काफ़ी वजनी पशु होते हैं, इनका भार काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर ये एक बार गिर गए तो फिर इनको खड़ा करना काफ़ी मुश्किल होता है, और इनकी अगर हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, तो वो बहुत जल्दी भरता नहीं है। तो इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान ज़रूर रखें। दूसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये कि चूँकि इस मौसम में परजीवी काफ़ी बढ़ जाते हैं, उनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, चाहे मच्छर मक्खी हो, अठैल हो, चमोकन हो, तो इनकी संख्या को नियंत्रित रखने के लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो फर्श है उसमें पानी कहीं भी ना जमा हो, और गोहाल के आसपास की नालियाँ साफ़ हों, क्योंकि पानी का जमाव होगा तो उसमें मच्छर मक्खी पनपेंगे ही। तो नालियों को अच्छी तरह से साफ सफाई करें, फिनाइल से धोएं, फर्श को फिनाइल से धोएं जी। पशुओं को धूप वाले समय में बाहर निकाल दें, सही कहा। और उसे पूरी तरह से साफ करके सुखा के, और वहाँ पे थोड़ी सी सूखी घास, थोड़ा सा नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता और तेज पत्ता, इनको मिलाकर धुआं कर दें, तो आप देखेंगे कि परजीवी बहुत ज़्यादा वहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ रहते नहीं हैं। उसके बाद फिर पशुओं को लाकर गुहाल में बांध सकते हैं। और साथ ही साथ तो वहाँ पर धुआं भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल, धुआं करने से भी मच्छर मक्खी जो है भाग जाते हैं। हाँ। अच्छा, ये हो गया खान पान, रख रखाव। अब सबसे बड़ी बात है देख रेख के बारे में, इसके बारे में बताइए। जी देखिए, पशुओं के देख रेख में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इस मौसम में वो है, मैंने आपको बताया कि अंतः परजीवी भी काफ़ी बढ़ जाते हैं इस मौसम में। तो परजीवियों से बचाव के लिए पशुओं को जो 6 महीने से ऊपर हैं उनको हर तीसरे महीने पे कृमिनाशक या परजीवी नाशक दवा जरूर देनी चाहिए चिकित्सक के परामर्श के अनुसार। साथ ही
जो छोटे बच्चे हैं, बछड़े जिनका जन्म हुए अभी 6 महीने हुए हैं, उन्हें 10 दिन के अंतराल पे दें, और 6 महीने से ऊपर में 3 महीने के अंतराल पे कृमिनाशक दें। बरसात शुरू होने के पहले कृमिनाशक दवा जरूर देनी चाहिए। और बाह्य परजीवियों के लिए एक 2-3 तरह की दवाएं हैं जो आमतौर पे मिलती हैं। वो है साइपरमेथ्रिन नाम की एक दवा है। इसका 1 ml लेकर के 1 लीटर पानी में मिला दें और पशुओं के शरीर पे छिड़काव करें और उसे रोए की उल्टी दिशा में उल्टा ले आना चाहिए। जी, चलाना चाहिए, ताकि वो शरीर में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए, अवशोषित हो जाए और परजीवी झड़ जाए वहाँ से। जी। और एक उपाय है कि जो छोटे पशु होते हैं, जैसे भेड़, बकरी या गाय का बछड़ा, तो उनको डिप कर दिया जाता है, मतलब उसका जो घोल है वो बना करके और पशु को उसमें डुबा दिया जाता है। गर्दन बाहरी रहे। जी। कोशिश ये होनी चाहिए कि पशु उस पानी को पिए ना, क्योंकि वो विषैला है। गर्दन पकड़ के रखना पड़ेगा। हाँ। या तो आप रस्सी छोटी कर दें, हाँ। या फिर पशु के मुंह में जाप डाल दें। हाँ। और एक तरीका है कि पशुओं को इस घोल में डुबाने से पहले उनको अच्छी तरह से पानी पिला देना चाहिए, ताकि वो पानी ना पिए। बिल्कुल सही कहा। जी। तो ये हो गई डिवर्मिंग। इसके अलावे जो जीवाणु और विषाणुओं से होने वाले रोग हैं, उनके लिए पशुओं का बरसात के पहले टीकाकरण ज़रूर करवाना चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि आजकल जैसा देख रहे हैं आपकी लंपी स्किन बीमारी है, FMD जिसे खुरहा चपका आमतौर की भाषा में बोलते हैं, और लंगड़ा बुखार है, गलघोंटू है, कुछ जहाँ पे अभी थनैला का भी नाम लिया जी, आपने। थनैला। हाँ। थनैला रोग में क्या है कि कोई एक ही इसका कारक नहीं है। ठीक है। थनैला में करीब 70% जो है वो जीवाणुओं के कारण होता है। 1 से 2% कवक और फफूंदी से, और 28% जो मैंने आपको बताया, फर्श गीला रहने पे पशु को चोट लग गया या अन्य कारकों से होता है। मैडम एक बात और देखिए कि एक तो बरसात में गाय, दुधारू गाय भीग गई। शुरू में आप देखिएगा जब बरसात शुरू होता है तो पानी गर्म होता है, लेकिन जैसे जैसे मौसम आगे बढ़ता है, उसमें चेंज आता है, तो ठंड भी बढ़ जाती है और पानी भी ठंडा हो जाता है। और फिर जहाँ गाय का फर्श, पशु का फर्श है, वो जहाँ वो बैठती है तो पूरा ठंड उसके शरीर में जाता है। ये भी उसको बीमारी का एक बिल्कुल कारण बन सकता है। मैडम आप हमारे किसान भाई बहनों को, पशुपालकों को ये बताइए कि अब बरसात के मौसम में इस समय कौन कौन से पशुओं में, खासकर दुधारू पशुओं में या अन्य पशुओं में बीमारियां होती हैं? जी, तो जैसा मैंने बताया, जीवाणुओं से जो रोग होते हैं उनमें गलघोंटू है और लंगड़ा बुखार बहुत आम तौर पे आप देखेंगे। इसके अलावे एंथ्रेक्स एक बीमारी होती है जो वैसे तो हर जगह नहीं होती, इसका एक अपना इलाका होता है जिसे हम एंडेमिक जोन कहते हैं। अच्छा। तो झारखंड में गुमला के कुछ ज़िले और सिमडेगा के कुछ ज़िले उसके एंडेमिक जोन है, मतलब हर 3 से 5 वर्ष में वहाँ एक बार एंथ्रेक्स की बीमारी होती है। अच्छा, ये खासकर बरसात के मौसम में? ये एंथ्रेक्स की बीमारी ऐसे समय में होती है जब मौसम में अचानक से परिवर्तन आता है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था। जी। तो ये बरसात होने पे भी हो सकती है, कभी कभार अचानक से जाड़ा बढ़ गया तो उस समय में भी होती है। और इसके विषाणु उसी जगह में बीजाणु के रूप में मिट्टियों में चले जाते हैं, तो वो मिट्टी में 3 से 5 वर्ष तक रह सकते हैं। उसके बाद जैसे ही मौसम बदलता है, पशुओं में जो तनाव होता है उसके कारण ये जो है, अगर किसी तरीके से या तो जो प्रदूषित या संक्रमित मिट्टी है उसके द्वारा या पानी के द्वारा या खाने के द्वारा अगर पशुओं के अंदर चले जाते हैं तो एंथ्रेक्स की बीमारी होती है। मैडम, अब आप हमारे झारखंड के पशुपालकों को, किसान भाइयों को ये बताएं कि लंपी स्किन डिजीज़ क्या है और ये कैसे होता है? जी, लंपी स्किन डिजीज़ आजकल के समय में एक बहुत ही ज़्यादा इसे खतरनाक बीमारी माना जाता है, क्योंकि अभी से आप 10 वर्ष पहले देख लें तो ये बीमारी झारखंड में नहीं थी। बिल्कुल। ये बहुत हाल में झारखंड में आई है। इस बीमारी में या कहें कि ये अभी अब पूरे देश में हमारे बहुत भयंकर रूप ले लिया था। बिल्कुल। हाँ। मतलब इसके लिए लोग बहुत ही परेशान हैं इसका उपाय ढूंढने के लिए। तो लंपी स्किन बीमारी जो है ये एक विषाणु से होती है, जैसे चेचक का विषाणु होता है उसी ग्रुप का है ये लंपी स्किन का विषाणु, जो बकरियों में होता है, उसे कैप्रीपॉक्स वायरस कहते हैं। तो ये जो विषाणु है
इस विषाणु के कारण जब ये पशुओं को संक्रमित करता है तो उनमें पहले तो तेज़ बुखार आएगा, करीब 105-106 डिग्री तक बुखार चला जाता है, शरीर में दर्द होगी, पशु खाना पीना छोड़ देगा। और जो सबसे इस बीमारी को पहचानने वाला लक्षण है वो है कि पशुओं के शरीर में छोटी छोटी गांठें उभर जाती हैं, जो करीब 2 से 2.5 इंच की गांठें होती हैं पूरे शरीर में। जी, पूरे शरीर में जी। पशुओं के मुंह, गर्दन, पेट, पीठ, यहाँ तक कि पशुओं का जो बाह्य प्रजनन अंग है उसमें, पशुओं के मुंह के अंदर, उनके जो आहार नली है उसमें, पशुओं की सांस वाली जो नली है, श्वसन नली, पूरी तरह संक्रमित हो गया, उसके अंदर भी हो जाता है। और ये जो गांठें होती हैं इनमें से स्राव होता है, एक जिसे कहते हैं एक द्रव निकलता है, और ये काफ़ी तकलीफदेह होता है। धीरे धीरे ये जो है ऊपर का हिस्सा इसका कड़ा होकर के सूख करके झड़ने लगता है। अच्छा। और जब ऊपर का हिस्सा झड़ जाता है तो वहाँ पे एक छेद जैसा बन जाता है, जिसमें फिर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो जीवाणुओं का संक्रमण हो सकता है, या मक्खी का जो मैगोट्स होता है जी, वो उसको संक्रमित करती है, और उसके बाद ये बीमारी नहीं ठीक होती है। मतलब ये इस बीमारी से जो ठीक होने की दर है ना, वो काफ़ी कम हो जाती है अगर उस समय पे ध्यान ना दिया जाए। मैडम, वैसे अब इसके रोकथाम और उपचार के बारे में भी जानना थोड़ा जरूरी है। हालांकि आप कह रही हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो उपाय करना पड़ेगा। हाँ। वैसे तो ये बीमारी घातक नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 40% 50% पशुओं में ही अभी तक मृत्यु दर्ज की गई है, लेकिन ये पशुओं को काफ़ी दुर्बल बना देती है, दूध उत्पादकता काफ़ी कम हो जाती है, और जैसा मैंने कहा खुरहा चपका के ही समकक्ष ये बीमारी है अगर हम आर्थिक हानि की बात करें तो, क्योंकि पशुओं को बिल्कुल ही ये कमज़ोर कर देती है। और अगर लंपी स्किन डिजीज़ जिस गाय को हुआ है उसके बछड़े को उसका दूध पिला देने से उस बछड़े में भी हो जाएगा, और वो बछड़ा काफ़ी धीरे गति से बढ़ता है, उसमें विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो इसके उपचार के लिए जो गांठें हैं शरीर पर, उसमें मिथिलीन ब्लू नाम की दवा लगाई जाती है, और चूँकि काफ़ी बुखार होता है तो बुखार की दवा, दर्द और सूजन कम करने की दवा दी जाती है, और जो मैंने कहा कि जो छेद हो जाता है उसमें जीवाणुओं का भी संक्रमण होता है, तो उस संक्रमण को रोकने के लिए जो हायर एंटीबायोटिक्स हैं जैसे एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, सेफ्ट्राइक्सोन, इन सारे ग्रुप्स की दवाएं चलती हैं। और अगर रोकथाम की बात करें तो मैंने कहा कि ये कैप्रीपॉक्स वायरस से होता है, तो इसकी होने के पहले इसका बचाव करने के लिए हम कैप्रीपॉक्स वायरस का वैक्सीन देते हैं, टीका पशुओं को देते हैं 1 ml चमड़े के नीचे। अच्छा। तो जो भी पशु वहाँ पे हैं उनको ये बीमारी होने से बचाया जा सकता है। बिल्कुल। और एक जो बहुत ज़रूरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जिन पशुओं में ये बीमारी हो जाती है उनको फिर दोबारा नहीं होती, जैसे चेचक में होता है कि एक बार वो बीमारी हो गई तो जीवन भर के लिए वो पशु उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है। मैडम देखिए, जिस तरह से विज्ञान तरक्की कर रहा है, हर चीज़ तरक्की कर रहा है, पूरा देश तरक्की कर रहा है, उसी तरह बीमारी भी तरक्की कर रही है। एक से बढ़कर एक नई नई बीमारियां, चाहे वो पशु पक्षी हो, इंसान हो। अभी लोग सिर्फ एक ही चीज़ से परेशान हैं, बीमारी से। जी बिल्कुल। और इस बीमारी से हर तरह से लोग बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बीमारी लोगों का पीछा नहीं छोड़ता है। अभी हम लोग दुधारू पशुओं की बात कर रहे हैं, तो दुधारू पशुओं में थनैला रोग हो जाता है, तो थनैला रोग के बारे में बताइए कि ये थनैला रोग क्या है और कैसे होता है। थनैला रोग ऐसा रोग है जिसके कारण प्रतिवर्ष बहुत सारी गायें जो हैं वो प्रभावित होती हैं, और ये किसी भी समय में हो सकता है। और मैंने इसलिए कहा कि बरसात के मौसम में ज़्यादा होता है क्योंकि जीवाणु विषाणु बढ़ जाते हैं, साथ ही जो फर्श गीला रहता है उसके कारण गिरने का जो संभावना है उनकी वो काफ़ी बढ़ जाती है। यह जगह बैठने उठने वाला उबड़ वो संक्रमित रहता है, बिल्कुल। कीट पत्थर हो उससे चोट लग जाए, चोट लग सकती है। हाँ। तो इस बीमारी को पहचानने के जो लक्षण हैं वो है कि गाय, ज़्यादातर ये ज़्यादा दूध देने वाली गायों में होता है, तो जिन गायों में होता है उनका थन बिल्कुल सूज जाता है, गर्म हो जाता है, आप देखेंगे तो थोड़ा उसमें वो लाल भी दिखेगा,
और दूध जो होता है वो या तो बहुत पतला पानी जैसा दूध होगा, या फटा फटा जैसा दूध आएगा, या दूध बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, और कभी कभी उसमें रक्त भी आता है, खून भी आता है। तो अगर इसमें से किसी भी तरह का लक्षण दिखाई दे तो वो दिखलाता है कि पशु को थनैला हो चुका है। थनैला रोग जो है वो इसके प्रमुख जीवाणु कारक जो हैं। तो किसान भाई बहनों, आज आपने बरसात के मौसम में होने वाले दुधारू पशुओं में रोग, उनके रख रखाव, खान पान, देख रेख और नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त किया। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। डॉक्टर विशाखा मैडम, आप आज हमारे स्टूडियो में आई और हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को, पशुपालकों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी है, विस्तार से जानकारी दी है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार। जोहार।